Hello everyone, welcome to all of you. So today we are going to discuss the another chapter from फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों, जिसका नाम है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर टुडेज लेक्चर. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, देन सोल्यूबिलिटी, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. सो ये सारी चीजें हम लोग आज इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन. तो सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर. होमो स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म और सेम. होमोजीनियस का मतलब होता है the components of solution are completely mixed or merged into each other so that we cannot separate the components by the simple physical techniques. So ऐसे homogeneous mixtures को हम लोग solutions बोलते हैं. इसमें दो या दो से ज़्यादा components आ सकते हैं. तो इसमें दो important चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है. फर्स्ट वन इज द सोल्यूट, अनदर इज द सॉल्वेंट. सोल्यूट यानी कि जिसको हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं, दैट सब्सटेंस. यूजुअली सोल्यूट इज इन द स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी. सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम लोग सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं. यूजुअली सॉल्वेंट का क्वांटिटी या फिर अमाउंट ज़्यादा होता है. सो दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशंस. इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस का जो पार्ट है, इसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स. ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं जो कि सिंपल मेथड है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तो देखिए पहला उसमें टाइप है बाइनरी सॉल्यूशन. तो बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब है बाय यानी कि टू, है ना. सो बाइनरी सॉल्यूशंस में टू कंपोनेंट्स विल बी देयर. सो टू कंपोनेंट्स यानी वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, बराबर वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट. ये हो गया बाइनरी. इसके बाद नेक्स्ट इज द टर्नरी सॉल्यूशन. टर्नरी यानी कि थ्री कंपोनेंट्स आर देयर. अभी थ्री कंपोनेंट्स के लिए हम लोग के पास दो कॉम्बिनेशंस आएंगे. व्हाट आर दोज? वो होगा वन सोल्यूट प्लस टू सॉल्वेंट्स, वन सोल्यूट प्लस टू सॉल्वेंट्स, और it can be two solutes and one solvent, right? Two solutes and one solvent. So this is the ternary solution. And then come the one more type, that is the quaternary solution. Quaternary यानी कि चार components. Quaternary solution यानी कि जिसमें कितने components आएंगे? 4 components आएंगे. So 4 के लिए अलग अलग combination, जैसे one solute 3 solvents likewise. ठीक है, इसमें कितने कंपोनेंट्स आएंगे? 4 कंपोनेंट्स. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. इसके बाद द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स, है ना. फिजिकल स्टेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसमें अलग अलग सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि सॉलिड इन गैस या फिर सॉलिड इन लिक्विड या फिर सॉलिड इन सॉलिड, उसके अलग अलग एग्जाम्पल. देन कम्स लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, एंड देन कम्स लास्ट गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस. So these are the total 9 types of the solution on the basis of the physical state. ठीक है. इसके बाद अभी नेक्स्ट जो पार्ट आता है, that is the methods to express the concentration. तो सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है. कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जैसे, तो इसके आगे मतलब फ्रॉम द दिस पेज ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली बाइनरी सॉल्यूशन. टर्नरी एंड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन जो होते हैं, इनमें सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे में इंटरफेयर करते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर करते हैं. इसलिए हम लोग इसके आगे बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे. ठीक है. सो बाइनरी सॉल्यूशंस यानी दो कंपोनेंट्स, वन सोल्यूट एंड अनदर इज द सॉल्वेंट. सो बाइनरी सॉल्यूशंस का अभी कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट्स, सोल्यूट का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट, लाइकवाइज, राइट. तो सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो होगा इन अ क्वालिटेटिव वे, है ना. क्वालिटेटिव मेथड. अभी क्वालिटेटिव का मेथड का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी, बराबर. क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी मेंशन करेंगे.
तो आपने आपकी केमिस्ट्री के लैब के बाहर या फिर लैब में कहीं पे बॉटल्स देखे होंगे एसिड्स के या फिर बेसिस के, जिसमें आपने डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे वर्ड सुने होंगे, बराबर। तो डाइल्यूट का मतलब है जिसमें लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। वेर एज कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, राइट। अभी देखिए ये जो मेथड्स है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, इन दो वर्ड्स को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्या कि कितने एग्जैक्टली एक्चुअल में कितने सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। नहीं, हम लोगों को सिर्फ क्वालिटी पता चलती है एंड नॉट द क्वांटिटी। एग्जैक्ट अमाउंट हम लोग नहीं बता सकते फ्रॉम दीज टू वर्ड्स। क्वांटिटी बताने के लिए यानी एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए हम लोगों को क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करना पड़ता है। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी, है ना। सो व्हाट आर दोज क्वांटिटेटिव मेथड्स? देर आर सो मेनी, बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव मैं यहाँ पे लिखूंगी। सो फर्स्ट इज द मास परसेंटेज। ये जो सारे मेथड्स है ये आपने इसके पहले ही इन द चैप्टर, ये W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन द चैप्टर मोल कंसेप्ट या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये जो क्लास 11 का पहला चैप्टर था उसमें आपने ये सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़े हैं, है ना। जस्ट रिवीजन के तौर पे सारे एक बार लिस्ट करती हूँ मैं यहाँ पे। वॉल्यूम परसेंटेज इज द अनदर वन। पहला है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज V/V, ठीक है। या फिर उसके बाद नेक्स्ट इज द ppm एंड ppb, है ना, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। उसके बाद नेक्स्ट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देन कम्स मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलालिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलालिटी, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। इनमें जो लास्ट 4 है ना, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलालिटी, सिर्फ ये 4 में रिवाइज करूंगी। बाकी के जो है ये हम लोग अभी नहीं रिवाइज करेंगे बिकॉज ये सारा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, है ना, फ्रॉम मास परसेंटेज टू मोलैरिटी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड देम इन द क्लास 11। जैसे कि मास परसेंटेज में या वॉल्यूम परसेंटेज में आप परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही। पार्ट्स पर मिलियन में 100 की जगह जस्ट मिलियन यानी 10⁻³ एंड बिलियन के लिए 10⁻6 या नंबर यूज करते हैं। सो यू गेट द ppm एंड ppb। मोल फ्रैक्शन के आगे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन हियर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग x ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए इसके लिए हम लोग अभी लेट्स से कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट है ना। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट में पहले लिखूंगी, है ना, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से बना है, ठीक है। अभी इस सॉल्वेंट के लिए मैं नंबर 1 ये सिंबल दूंगी, सोल्यूट के लिए नंबर 2 ये सिंबल दूंगी, ठीक है। दिस सिंबल सा, ये जो सिंबल है इसके आगे हम लोग इस चैप्टर में वही फॉलो करेंगे, है ना। सॉल्वेंट के लिए 1, सोल्यूट के लिए 2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग लिखेंगे, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर पहले सॉल्वेंट का लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जिसका सिंबल होता है स्मॉल n, 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट का नंबर, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, इन द चैप्टर सॉल्यूशंस, इन द चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो देखिए गिवन वेट ऑफ 1 दैट इज W1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 दैट इज M1, है ना। 1 स्टैंड्स फॉर सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉरी। देन उसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट वन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट हो गया, अभी सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर सिंबल कौन सा यूज करेंगे, N2, है ना, 2 नंबर इज फॉर सोल्यूट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, गिवन वेट या फिर वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला लिखने के बाद
हम लोग अभी लिखेंगे मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला फॉर सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, ठीक है। सो सबसे पहले लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या नंबर यूज करेंगे, 1 है ना। सो इट इज x1। ये हमेशा याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज n1 प्लस n2, ठीक है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसके बाद सॉल्वेंट, इसके बाद लिखेंगे सॉल्यूट का, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए नंबर कौन सा यूज करने वाले हम लोग, 2। सो इट इज इक्वल टू x2, है ना। x2 का फॉर्मूला हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी n1 प्लस n2, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, लाइक दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको आगे भी लगेगा to study the next concept of this chapter. Sum of the mole fractions of all components in a solution is always equal to 1 और unity। ये हो गया मोल फ्रैक्शन बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला या फिर देखते हैं, वो है मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी R है, इसका सिंबल है कैपिटल M। सो इसको कैसे निकालते देखिए, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution, divided by volume of solution, whole solution का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किस में चाहिए, इन लीटर्स में आना चाहिए, इन लीटर्स, ठीक है, लीटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी। अभी देखिए बहुत बार हम लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो स्मॉल स्केल पे होते हैं, लीटर नहीं मिलीलीटर में वॉल्यूम हम लोग यूज करते हैं। सो इसके लिए आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल n2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। अब देखिए बहुत बार लीटर में नहीं मिलीलीटर में होता है वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम v यानी वॉल्यूम मिलीलीटर यानी ml में है, सो आपको लीटर टू मिलीलीटर कन्वर्शन का 1000 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ, दिस आर द फॉर्मूलाज फॉर व्हाट, मोलैरिटी कैपिटल M, ठीक है। अभी देखिए इसका अगर आप फॉर्मूला देखें, सो वी कैन राइट डाउन द यूनिट्स, यूनिट ऑफ M यानी यूनिट ऑफ मोलैरिटी। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स है, सो इट इज मोल, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है इन लीटर, सो इट इज मोल पर लीटर, और लीटर की जगह हम लोग dm³, सो मोल dm⁻3। सो दिस इज द यूनिट फॉर द मोलैरिटी। अभी देखिए मोलैरिटी के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, वॉल्यूम विच इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, देयरफॉर मोलैरिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्यूशन का मोलैरिटी बदलेगा, ठीक है। इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट, ओके। ये हो गया मोलैरिटी बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी पिछला था मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी, सिंबल है स्मॉल m, ओके। स्मॉल m इज द सिंबल। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो मोलैरिटी का क्या था, वॉल्यूम था, मोलैरिटी में यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए n2, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 इन kg, है ना। लेकिन यहाँ पे भी अगर वो ग्राम में देते हैं, सो हमको ग्राम टू किलोग्राम कन्वर्शन के लिए अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी स्मॉल m। अभी इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, सो यूनिट ऑफ मोलैलिटी विल बी इक्वल टू मोल पर kg, है ना, यानी मोल
kg इनवर्स, है ना। अभी देखिए मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं है बट वेट है, वेट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर मोलालिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना। ये क्या है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, आप टेम्परेचर बदलोगे फिर भी मोलालिटी सेम ही रहेगा, इंडिपेंडेंट यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। और पिछला क्या था, मोलारिटी, ये था टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, अभी मोलारिटी नॉर्मल, मोलालिटी के बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, दैट इज द नॉर्मेलिटी, जिसका सिंबल है कैपिटल N। ओके, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी number of gram equivalents, not moles, number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liter. Divided by volume of solution in liters. ठीक है, सो देयरफॉर नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर मिलीलीटर में देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्शन करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज हाउ, दिस इज द नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का यूनिट अभी लिखेंगे, so you can see न्यूमरेटर में ग्राम इक्विवेलेंट है, so unit of normality will be ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर लीटर की जगह यू कैन यूज पर dm क्यूब, है ना। so this is the unit of normality। and then last one देखिए, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में भी वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आउट ऑफ द ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर आएगा मोलालिटी स्मॉल m। ओके, सो दीज आर सम मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। इसके आगे हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने, जैसे कि मान लो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम लोग, सोडियम या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं घर में, बराबर। तो मुझे ये पता है कि 1 ग्लास पानी में कितना सॉल्ट मैं ऐड कर सकती हूँ, बराबर, क्योंकि मुझे पता है कि उसका कैपेसिटी कितना है, उस कैपेसिटी को बोला जाता है सोल्यूबिलिटी। सो सोल्यूबिलिटी यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सो दैट्स व्हाई इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी इट इज नथिंग बट द मोलैरिटी। सो इसलिए सोल्यूबिलिटी का यूनिट हमेशा क्या होगा, जो मोलैरिटी का है, मोल पर लीटर। ओके, अभी हम लोग कुछ फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपको याद रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। सो पोलर सोल्यूट dissolves is dissolved in polar solvent, है ना। like dissolves like, polar solute लेंगे तो solvent भी polar होना चाहिए। dissolves in is dissolved in polar solvent and non-polar solute is dissolved in non-polar solvent। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये प्रिंसिपल याद रखना है फॉर द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी। सो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे सोल्यूबिलिटी बढ़ाओगे आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी। सो ये जो इफेक्ट है
ये कौन से टाइप के सॉल्यूशंस के लिए रहेगा? गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी गैस विल बी द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी द लिक्विड, है ना, सॉल्वेंट विल बी द लिक्विड। यहाँ पे आपको हमेशा ये याद रखना है कि सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ये एक साइंटिस्ट ने हमको बताया है जिसका नाम है हेनरी, इसलिए इस लॉ का नाम है हेनरीज लॉ। व्हाट इज दैट लॉ? सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जाम्पल देखिए, अब हम लोग जब भी सॉफ्ट ड्रिंक की या फिर थम्स अप, कोका कोला, इसकी बॉटल ओपन करते हैं तो हम लोग को ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑफ CO2 बाहर आता नजर आता है, राइट। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम लोग ओपनर से उसको ओपन करते हैं बॉटल को, तो हम लोग प्रेशर रिलीज करते हैं, यानी प्रेशर कम करते हैं, तो जो एक्सेस ऑफ CO2 अंदर डिजोल्व कंडीशन में था, प्रेशर रिलीज करने की वजह से वो बाहर आता है, यानी सोल्यूबिलिटी कम होता है, इसलिए हम लोगों को ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑफ CO2 नजर आते हैं, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी। डायरेक्ट रिलेशन है जो बताया था हेनरी इस नाम के साइंटिस्ट ने। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज द वेपर प्रेशर का कंसेप्ट। इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यहाँ पे एक बीकर है जिसमें एक कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। तो ये डायग्राम रिफ्लेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, सो मैं अलग से एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, जिसको यूज़ करके मैं आपको वेपर प्रेशर ये नया कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, मान लो ये एक बीकर है, ओके, या फिर कोई भी कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसको मैंने एक लीड से कवर किया है ना, मैंने इसके ऊपर एक लीड कवर किया है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने एक वोलाटाइल सोल्यूट लिया है, वोलाटाइल सब्सटेंस लिया है। वोलाटाइल का मतलब क्या है बच्चों? वोलाटाइल यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 100, है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स इस वोलेटाइल सोल्यूट सब्सटेंस सॉल्वेंट के बॉटम में रहेंगे, कुछ मिडल पोर्शन में रहेंगे और कुछ टॉप में रहेंगे, बराबर, ठीक है। सो दिस इज द वोलेटाइल लिक्विड, ओके, मैंने इसमें क्या लिया है? एक वोलेटाइल लिक्विड लिया है, ओके। अभी देखिए, ये लिक्विड वोलेटाइल है, सो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? इवेपोरेट होगा, है ना, वो इवेपोरेट होगा, यानी कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। इसके ऊपर ढक्कन रखा है, सो ये लिक्विड जब भी गैस में कन्वर्ट होगा, ये बीकर से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि ढक्कन रखा हुआ है, बराबर। सो वो क्या करेगा? वो इवेपोरेट होगा, है ना। सो यहाँ पे क्या है? ये इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है कंटिन्यूसली, बराबर। अभी देखिए, ये जो ढक्कन है, लीड है, इसका नेचर क्या है? इट इज कूल, है ना। ढक्कन ठंडा होने की वजह से जब भी ये वेपर्स ऊपर जाएंगे और लीड को टकराएंगे, ढक्कन के लो टेम्परेचर की वजह से ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, है ना। कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन, बराबर। कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। सो इस बीकर में लिक्विड के ऊपर और ढक्कन के नीचे दो प्रोसेसेस कंटिन्यूसली हो रही है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, बराबर। एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन यानी कि स्पीड ऑफ कंडेंसेशन, रेट यानी कि स्पीड, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, है ना। और इस स्टेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। इस स्टेट को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। तो अभी इस इक्विलिब्रियम में इस बीकर के अंदर, ढक्कन के नीचे, लिक्विड के ऊपर कुछ वेपर्स होंगे ऑब्वियसली। वो वेपर्स को हमेशा ज़्यादा जगह लगती है, तो वो वेपर्स क्या करेंगे? ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि ढक्कन रखा हुआ है, लीड इज प्लेस्ड, तो वो क्या करेंगे? नीचे जो लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर वेपर प्रेशर। तो हम लोग इसका डेफिनेशन अब अभी लिखेंगे। द प्रेशर ऑफ वेपर्स
ओवर द सॉल्यूशन या फिर ओवर द लिक्विड, ओवर द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन is known as vapor pressure of that liquid. Is known as vapor pressure of liquid. ओके, समझ में आ गया वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ द वेपर्स व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. अभी ये वेपर प्रेशर को हम लोग अभी आगे एक लॉ के फॉर्म में पढ़ेंगे जिसका नाम है राउल्स लॉ. ठीक है, सो दैट इज द अनदर लॉ. राउल्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट लॉ? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of the pure component multiplied by mole fraction of the solution. ठीक है, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा लिखेंगे? देखिए, लेट्स से एक सॉल्यूशन लिया है हमने, बराबर, ठीक है. सो P1, ओके, सो P1 इज नथिंग बट द या फिर P1 नॉट इज नथिंग बट द प्योर वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, है ना. यहाँ पे एक ऊपर 0 लिखा है, यानी प्योर वेपर प्रेशर. ठीक है, ये प्योर वेपर प्रेशर है. उसके बाद P यानी कि इट इज द टोटल वेपर प्रेशर. और टोटल वेपर प्रेशर की वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग लिखेंगे P1. इट इज द P1, it is the vapor pressure of that liquid यानी of solvent in solution यानी जिसमें हमने solute मिलाया है. and then next is the X1 is a mole fraction of that component यानी mole fraction of सॉल्वेंट. ठीक है, अभी राउल्स लॉ ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल यानी सॉल्यूशन में उसका P1 नॉट, P1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट यानी P1 नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन दैट इज X1. ओके, ये हो गया सॉल्वेंट के लिए, है ना. दिस इज फॉर द सॉल्वेंट. सिमिलरली हम लोग सोल्यूट के लिए भी लिख सकते हैं. सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा? इट इज P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू X2, है ना. P2 नॉट इंटू X2. नंबर 2 इज फॉर द सोल्यूट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द राउल्स लॉ. अभी इस राउल्स लॉ का यूज करके हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. आइडियल यानी विच ओबेज राउल्स लॉ, ठीक है, विच ओबेज राउल्स लॉ फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, वेर एज नॉन आइडियल विच विल नॉट ओबे द राउल्स लॉ. इसीलिए आइडियल एंड नॉन आइडियल के कुछ डिफरेंसेस है. देखिए, पहला, इट ओबेज द राउल्स लॉ, इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ. यहाँ पे डेल्टा H इज 0 यानी नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द सॉल्यूशन. या फिर यहाँ पे क्या है? डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट इज द चेंज इन द वॉल्यूम, डेल्टा V इज 0 एंड फॉर नॉन आइडियल डेल्टा V इज नॉन 0. फिर न्यू इंटरैक्शन मस्ट बी इक्वल टू द ओल्ड इंटरैक्शंस फॉर आइडियल, वेयर एज नॉन आइडियल में न्यू इंटरैक्शंस विल बी वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द ओल्ड इंटरैक्शन. इसीलिए आइडियल में नो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज सीन, वेयर एज नॉन आइडियल में नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस आर सीन. सो इस आइडियल एंड नॉन आइडियल को हम लोग राउल्स लॉ को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. अभी नॉन आइडियल में 2 टाइप के डेविएशंस आते हैं फ्रॉम द राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशन. So let's see positive deviation from the Raoult's law. Positive deviation मतलब यहाँ पे the solute and solvent intermolecular attractions are weaker than those between the solute and solvent interactions. ठीक है, that is pure components. Examples are ethanol acetone and carbon disulfide. Carbon disulfide यानी CS2 and acetone. These are the 2 examples.
एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज द नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पे इंटरेक्शंस विल बी स्ट्रॉन्गर देन द प्योर इंटरेक्शंस। एग्जाम्पल्स आर फिनॉल, एलिलीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। अभी आफ्टर द डेविएशंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Okay, so these are the properties which depend on the number of particles, and not on नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो इनका जो वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, नेचर पे नहीं। सो सच ए प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। द लिस्ट इज, फर्स्ट इज द वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकेंड इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑल द 4 प्रॉपर्टीज हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक पहले सिंबल्स देखते हैं, व्हाट आर द सिंबल्स। ठीक है, सो अगेन हियर सॉल्यूट के लिए नंबर 2 एंड सॉल्वेंट के लिए नंबर 1 है ना। सो सॉल्वेंट के लिए नंबर 1 ये सिंबल लेंगे, सोल्यूट के लिए नंबर, ये कॉमन ही रहेगा फ्रॉम यू नो फॉर ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, सो देखिए मैं फिर से एक बार वेपर प्रेशर का डायग्राम आपको दिखा दूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मैंने बीकर में क्या लिया था, ओनली वोलेटाइल लिक्विड लिया था। तो देखिए वोलेटाइल लिक्विड लिया था, मॉलिक्यूल्स हम लोग को ऐसे दिखते नहीं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने ऐसे मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं। देखिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल्स है टॉप पे। सरफेस पे मॉलिक्यूल है, वो पहले क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। अभी मान लो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है ना। नॉन वोलेटाइल है तो वो इवेपोरेट ही नहीं करेगा, तो वो वेपर प्रेशर नहीं देगा। तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने 5 में से 2 मॉलिक्यूल सोल्यूट के लिए। ठीक है, जैसे कि सोल्यूट हम लोग कम लेते हैं ना, सोल्यूट का अमाउंट कम रहता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा। तो देखिए अभी ये 2 जगह पे वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, बराबर। सो इसीलिए हमेशा याद रखना, ड्यू टू एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन ऑलवेज डिक्रीजेस। ओके, वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस। सो यही हम लोग लिखेंगे इन द पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमने इसके पहले देखा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट नहीं होगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, शुगर का है ना, केन शुगर है ना, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये क्या है, अपना केन शुगर है जिसका नाम है सुक्रोज। ठीक है, इसको मैंने पानी में मिलाया, इसका सॉल्यूशन बनाया, तो ये सिर्फ डिजोल्व होता है ना, लेकिन इसके आयंस नहीं बनते, यानी ये एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता। तो ये सुक्रोज क्या हो गया, ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने NaCl लिया यानी नमक, सॉल्ट लिया, इसको मैंने पानी में मिलाया, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे 2 आयंस मिलते हैं, Na+ एंड Cl-, बराबर। यानी देखिए यहाँ पे NaCl का क्या होता है, डिसोसिएशन। NaCl क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ना। सो ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का हम लोग बाद में पढ़ेंगे,
पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, यानी जिनको पानी में ऐड करने के बाद उनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, यानी पार्टिकल का नंबर एज इट इज रहता है ना। यानी अगर आपने 10 सुक्रोज मॉलिक्यूल लिए तो आपको 10 ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सॉल्यूशंस में सुक्रोज के। ओके, यस। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने 10 मॉलिक्यूल NaCl के लिए सॉल्यूशन में आपको 10 × 2 दैट इज 20 आयंस मिलेंगे, पार्टिकल का नंबर डबल हो जाएगा। तो इसलिए उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी पहला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ड्यू टू एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, the vapor pressure of solution यानी कि resultant solution is lowered or decreased, is lowered यानी कि decreased। ओके, सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी कुछ सिंबल लिखते हैं यहाँ पे। सपोज P1 नॉट, ओके, P1 नॉट इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, इसको प्योर वेपर प्रेशर भी बोला जा सकता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद P1 क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यानी इसको जब भी सॉल्यूशन बनाया जाए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद। ठीक है, सो यहाँ पे देयरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर देयरफॉर वेपर प्रेशर लोअरिंग, जिसका सिंबल है डेल्टा P, है ना, डेल्टा यानी चेंज, P यानी वेपर प्रेशर। ओके, सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी, सो P1 नॉट विल बी ग्रेटर माइनस P1। ओके, सो दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर लोअरिंग। अभी हम लोग एक और चीज यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव यानी हम लोग अभी क्या करेंगे, जो डेल्टा P है यानी जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको प्योर वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करेंगे, है ना, रिलेटिव करेंगे। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू RLVP इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। ठीक है, डेल्टा P क्या है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी RLVP। अभी ये जो RLVP है इसको अभी हम लोग रिलेट करेंगे, एक और चीज है इसके रिलेटेड, दैट दिस द RLVP is experimentally found to be equal to the mole fraction of solute। ठीक है, सो देयरफॉर RLVP इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। ओके, X2 क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देयरफॉर RLVP क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 टोटल मोल्स बराबर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, राइट, है ना। सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेते हैं,
डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट का कम, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, सोल्यूट का कम, है ना. दैट मीन्स N1 इज़ वेरी वेरी लार्ज देन N2, है ना. देयरफॉर N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू N1, बराबर है ना, नियरली इक्वल टू N1. देयरफॉर अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे. देयरफॉर RLVP यानी P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, बराबर. N2 यहाँ पे इग्नोर किया क्योंकि N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू N1. अभी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, W2 यानी वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट M2, और ये क्या है W1 डिवाइडेड बाय M1, बराबर. देखिए, सो फाइनली देयरफॉर RLVP यानी RLVP इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू, सो M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर आएगा, W2 M1 डिवाइडेड बाय W1 M2, है ना. सो फ्रॉम दिस we can find out the M2, that is molecular mass or molar mass of unknown solute, है ना. So this is how we can use this equation for finding out the molar mass of unknown solute. Okay, let's see the next colligative property, that is the boiling point elevation. अभी पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है. बॉइलिंग पॉइंट हमने स्कूल में पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स. ये डेफिनेशन बहुत प्रिलिमिनरी है. अभी यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को वेपर प्रेशर से रिलेट करेंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, जो कि होता है 1 बार या फिर 1.013 बार. ओके, सो 1 ATM या फिर 1.013 ATM बार. ओके, सो दैट मीन्स अपना लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 बार. उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे. एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव किया देखा गया है कि व्हेन वी ऐड एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द लिक्विड या फिर सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है. एलिवेट इस वर्ड का मतलब है इंक्रीज होना, ठीक है. सो देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे फॉर द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. सो यहाँ पे मैं कुछ सिंबल्स आपको बताऊंगी. सो TB नॉट, है ना, नॉट यानी कि प्योर, सो इट इज बॉइलिंग पॉइंट of pure solvent. Okay, boiling point of pure solvent. TB यानी it is boiling point of solution. Okay, it is boiling point of solution. Therefore elevation in boiling point, और जिसको boiling point elevation ऐसा भी बोला जाता है, जिसका सिंबल है डेल्टा TB. डेल्टा यानी के डिफरेंस, चेंज, T यानी टेम्परेचर, B यानी बॉइलिंग, ठीक है. सो इट विल बी इक्वल टू, एलिवेट होता है, देयरफॉर TB ज़्यादा होगा, TB नॉट कम होगा, है ना. सो दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. यू कैन सी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg यानी 1 एटमॉस्फेयर रीच होने के लिए TB नॉट ये टेम्परेचर लगता है विच इज द लोअर टेम्परेचर. लेकिन हम लोग जब भी इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन के लिए, उतना ही प्रेशर रीच करने के लिए TB यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर लगता है. सो दैट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, अभी ये जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M से. M क्या है यहाँ पे, व्हाट इज M? M इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, अभी ये रिलेशनशिप यूज करके हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज द हाउ टू फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस बाय यूजिंग डेल्टा TB. ठीक है, क्या देखा हमने यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशन, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. देयरफॉर डेल्टा TB, लेट्स पुट वन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KB into M. Right, what is KB here? KB, K stands for constant, B stands for boiling point elevation.
सो इट इज द बॉइलिंग पॉइंट या फिर मोलल, है ना. सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेर के बी क्या है, मोलल, है ना, यानी 1 मोल के लिए मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. और इसके लिए एक और वर्ड है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, अभी देखिए यहाँ पे के बी का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, देयरफॉर के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम. सपोज इफ द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, है ना, देन Kb will be equal to delta Tb, है ना. So by using this relation I can define the delta Tb like this. Therefore Kb is defined as Kb, that is ebullioscopic constant, defined as the elevation in boiling point यानी delta Tb of 1 मोलाल सॉल्यूशन. 1 मोलाल यानी जिसका मोलालिटी 1 है. ओके, 1 मोलाल सॉल्यूशन. अभी इसके यूनिट्स अगर मुझे लिखने हैं, यूनिट ऑफ केबी, तो केबी का यूनिट देखिए, न्यूमरेटर में टेम्परेचर है तो देयरफॉर इट इज केल्विन. मोलालिटी का यूनिट होता है पर मोल केजी, है ना. सो दिस इज द यूनिट फॉर द डेल्टा, दिस इज यूनिट फॉर द इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, अभी ये जो इक्वेशन है ये हम लोग अभी यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ अननोन सोल्यूट. वो कैसे, देखिए हम लोग फिर से लिखेंगे वो वाला इक्वेशन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. एम क्या है यहाँ पे, मोलालिटी. मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट W1. अगर वो ग्राम में दिया है तो हम लोग इस फॉर्मूला को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर. अभी नंबर ऑफ मोल्स के लिए आई विल राइट डाउन, सो इट इज के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यानी W2 डिवाइडेड बाय M2. सो रिमेनिंग विल बी W1 एंड इट इज 1000, बराबर. सो देखिए यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन M2 के लिए लिखना है. M2 इज नथिंग बट द मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट. तो M2 इधर आएगा, डेल्टा टी बी नीचे जाएगा. सो इट इज के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1, है ना. तो ये जो इक्वेशन है इसको यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, M2 फाइंड आउट कर सकते हैं ना. सो दिस इज वी कैन फाइंड आउट द M2, दैट इज मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट बाय यूजिंग द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एप्लीकेशन. अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. लेट्स टेक अ 1 minute ब्रेक टिल देन. Okay, then now let's see the next colligative property, that is the depression in freezing point. So freezing point ka again definition is the freezing point of a liquid is a temperature at which the liquid and solid state are in the equilibrium with each other. Equilibrium का मतलब होता है they have the same
वेपर प्रेशर, बराबर। सो ऐसा टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, राइट। अभी जैसे हम लोग ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा, जब भी हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड, इंक्रीज्ड। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में उल्टा है, इट इज डिप्रेस्ड यानी डिक्रीज्ड, है ना। सो यहाँ पे भी हम लोग अभी कुछ सिंबल्स देखेंगे। सो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लेट्स सी सम सिंबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फ्रीजिंग के लिए आई विल यूज TF0। सो TF0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, प्योर सॉल्वेंट। TF is a freezing point of solution, है ना, freezing point of solution. Therefore, depression in freezing point या फिर freezing point depression is equal to delta TF is equal to TF माइनस TF0 माइनस TF, ओके। एग्जैक्टली उल्टा है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का क्या था, इट वाज TB माइनस TB0, है ना, क्योंकि वहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, इलिवेशन हो रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन, इसलिए उल्टा, ओके। सो दिस इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन मोलैलिटी, ठीक है। सो लेट्स पुट वन कॉन्स्टेंट दैट इज KF into M, है ना। what is KF here? Here KF is called as the cryoscopic constant। KF को बोला जाता है cryoscopic constant या फिर अगेन मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ओके। सो इस KF का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, है ना। KF क्या है यहाँ पे, KF इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए, इट इज डेल्टा TF इंटू M। सो इफ सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 है, देन KF will be equal to delta TF, है ना। KF will be equal to, therefore KF is defined as the delta TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसका मोलालिटी 1 है, ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, ओके। देखिए अभी डेल्टा TF का KF का यूनिट भी वही रहेगा जो कि KB का है। तो यूनिट ऑफ KF, क्योंकि डेल्टा TF का यूनिट हो जाएगा केल्विन और मोलालिटी का मोल पर kg यानी मोल इनवर्स kg। सो दिस इज द यूनिट फॉर द डेल्टा, दिस यूनिट फॉर द KF यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एज वेल, ओके। अभी इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज हम लोग करेंगे टू फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अगेन द सेम इज द डेरिवेशन। व्हाट इज द इक्वेशन वी नो? yes, we know that as delta TF is equal to K, exactly same steps है यहाँ पे। so मोलालिटी को एक्सपांड करेंगे, is equal to KF इंटू मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे नाउ आई विल राइट डाउन W2 डिवाइडेड बाय M2, है ना, इंटू W1 इंटू 1000। देखिए फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा है, जस्ट B की जगह F है, कोई भी डिफरेंस नहीं। M2 अभी आएगा अदर साइड पे। सो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। सी ओनली डिफरेंस इज आपको क्या करना है, F की जगह B, B की जगह F, है ना, अदरवाइज बोथ द फॉर्मूलाज आर एग्जैक्टली सेम। ओके, सो दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम लोगों को ऑस्मोसिस क्या है ये समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस आपने इसके पहले भी पढ़ा है बायोलॉजी में, जहाँ पे आपने सेल सेल के थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना। तो वही सेम इज अ प्रिंसिपल ओवर हियर। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल यानी कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही परमिशन होगा अंदर जाने का, जैसे कि लेडीज हॉस्टल में या फिर गर्ल्स हॉस्टल में ओनली गर्ल्स आर अलाउड टू इन, बॉयज आर नॉट, सो दैट गेट इज अ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द ऑस्मोसिस का मतलब है it will allow only solvent particles to pass through but not the solute particles, okay। solute particles को pass करने का यानी go through करने का परमिशन नहीं है, only solvent particles can pass। तो देखिए यहाँ पे हमने मैं यहाँ पे एक डायग्राम तो दिया है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखिए मेरे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये ऐसा, और इट इज इन दिस काइंड ऑफ कंटेनर। ऐसा एक कंटेनर है मेरे पास, इसके एग्जैक्टली बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। सो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विद हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, हाई सोल्यूट एंड लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें सोल्यूट क्या है ज़्यादा है और सॉल्वेंट क्या है कम है ना। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैंने लिया है सॉल्यूशन विथ लो सोल्यूट, उल्टा एग्जैक्टली, लो सोल्यूट एंड हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मूवमेंट किसका हो रहा है बच्चों, सॉल्वेंट का। ऑब्वियसली सॉल्वेंट जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम जहाँ पे वहाँ पे ट्रैवल करेगा, है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है ना, और यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल पास इन दिस डायरेक्शन, बराबर। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कौन सी डायरेक्शन में पास करेंगे, फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। वाई, क्योंकि जहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर ट्रैवल करेंगे, है ना। सो यहाँ पे देखिए मूवमेंट कैसा हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू द लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जब भी हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, हम लोग उसको सोल्यूट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना। सोल्यूट का मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में, मोल फ्रैक्शन में। देखिए न्यूमरेटर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, यानी कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा सोल्यूट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को भी हम लोग, यानी ये जो प्रोसेस है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू द लो सॉल्वेंट, इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। इसको भी सोल्यूट के टर्म में डिफाइन करेंगे, है ना। सो इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोल्यूट के टर्म में। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लो सोल्यूट है, फ्रॉम लो सोल्यूट यानी कि हाई सॉल्वेंट, ब्रैकेट में वो लिखूंगी मैं सॉल्वेंट का, लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। हाई सोल्यूट यानी लो सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज, इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। आपने ये देखा था इन द बायोलॉजी, है ना, जहाँ पे आपने देखा था कि श्रिंकिंग और स्वेलिंग ऑफ ए सेल टेक्स प्लेस। क्योंकि ये जो सेल होता है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जिसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, दैट इज सेमी परमिएबल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द सॉल्वेंट यानी वाटर पार्टिकल्स कैन एंटर इन और कम आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। सो ये हो गया ऑस्मोसिस। अभी इस ऑस्मोसिस को अपोज करने के लिए जो प्रेशर, रिक्वायर्ड प्रेशर होता है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल डेफिनेशन,
लिखा जा सकता है द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस के बेसिस पे अभी हम लोग 3 नए वर्ड्स पढ़ेंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आइसोटोनिक। आइसो यानी के सेम और इक्वल, टोनिक यानी के ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर 2 सॉल्यूशंस में कंपेयर कर रही हूँ, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है, दैट इज द आइसोटोनिक। दोज 2 सॉल्यूशंस विल बी आइसोटोनिक इन नेचर। या फिर हाइपरटोनिक। हाइपर इज हाइपर का मतलब है ज्यादा, है ना, यानी मोर, है ना। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सो वो हो जाएगा हाइपोरटोनिक, और अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है एज कंपेयर टू अदर, है ना, दूसरे के कंपैरिजन में, सो दैट विल बी द हाइपोटोनिक। ओके, सो दीज आर द 3 वर्ड्स ऑन द बेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अभी हम लोग देखते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला, उसका सिंबल है पाई। पाई का जो फॉर्मूला होता है, पहले एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता दूं, इट इज C इंटू आर इंटू टी, है ना। C क्या है यहाँ पे देखिए, वेयर C इज अ कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, C इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देयरफॉर C की जगह आई कैन राइट डाउन देयरफॉर पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू M इंटू आर इंटू टी, है ना। M क्यों लिया है मैंने यहाँ पे देखिए, क्योंकि मुझे पता है कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू इज 0.08206, ठीक है, और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। अभी इस ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या देखा हमने, देखिए पाई इज इक्वल टू M इंटू आर इंटू टी। M क्या है यहाँ पे, मोलारिटी और मोलार कॉन्सेंट्रेशन। सो मोलार कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, है ना, इंटू आर इंटू टी। अगर मिलीलीटर में लिया है वॉल्यूम, सो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। यू हैव टू मल्टीप्लाई द फॉर्मूला बाय 1000। ठीक है, अभी नंबर ऑफ मोल्स की जगह आई विल राइट डाउन उसका एक्सपांशन। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, देयरफॉर पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है W2 डिवाइडेड बाय M2, है ना, मोलर गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी इंटू 1000, है ना, इंटू 1000। सो ये हो गया फार्मूला। अभी इसको फाइनली M2 का फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू, देखिए M2 यहाँ पे था वो ऊपर जाएगा, तो इट इज इक्वल टू W2 इंटू आर इंटू टी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अभी पाई यहाँ नीचे आएगा, इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये जो फार्मूला है इसको हम लोग यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, M2 यानी मोलार मास ऑफ अननोन सोल्यूट। सो दीज यू नो, ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने, पर्पस क्या था हमारा ये पढ़ने का, टू फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ अननोन सोल्यूट। ओके, तो नाउ उसके बाद हम लोग देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट मध्ये रिव्हर्स ऑस्मोसिस। तो रिव्हर्स ऑस्मोसिस यानी उल्टा प्रोसेस, ऑस्मोसिस के उल्टा प्रोसेस, बराबर। तो ये जो है ये जो प्रोसेस अगर कम खर्चे में इकोनॉमिकली हम लोग कर पाते हैं तो हम लोग समुंदर का पानी, खारा पानी पोर्टेबल यानी ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली होता है ना, अदरवाइज हमारे पानी का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है, बट दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। सो देखिए ये प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है जिसमें एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। लेफ्ट हैंड साइड इज अ फ्रेश वाटर, राइट हैंड साइड इज अ सॉल्ट वाटर और सी वाटर। ठीक है, सो आइडियली क्या होगा,
सॉल्वेंट फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में जाएगा, दैट इज ऑस्मोसिस, बराबर। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं जो पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेशर यहां से अप्लाई करूंगी फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, आई विल अप्लाई द मोर प्रेशर, ग्रेटर प्रेशर फ्रॉम दिस डायरेक्शन, है ना। इस डायरेक्शन में मैं क्या करूंगी, प्रेशर अप्लाई करूंगी। तो सॉल्ट वाटर में जो सॉल्वेंट होगा यानी जो पानी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उल्टा फ्रेश वाटर में जाएंगे एंड दैट आई कैन कलेक्ट एज अ वाटर आउटलेट। लेकिन इस प्रोसेस के लिए यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट का एक सिंपल एग्जांपल बताया, NaCl, नमक। NaCl को जब भी मैं पानी में डालूं वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है या फिर आयनाइज होता है। यानी अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए सॉल्ट के, नमक के, पानी में डालने के बाद उन 10 मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे, 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। आयंस को भी हम लोग पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। अगर नंबर इज डबल्ड, प्रॉपर्टी ऑल्सो विल बी इंक्रीज्ड। सो इसीलिए हमेशा याद रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर हायर देन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो इसके लिए वेंटॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन दिया है ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसने एक फैक्टर के बारे में बताया, दैट इज द वेंटॉफ फैक्टर। वेंटॉफ फैक्टर इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दैट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका यूज करके, वेंटॉफ का यूज करके हम लोग सारे के सारे फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे, यानी सारे के सारे फॉर्मूला को आई वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो पहला क्या था, RLVP। RLVP वॉज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, है ना, इट वॉज इक्वल टू X2, है ना। सो ये हो गया फॉर्मूला फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट विल बी I इंटू X2, है ना। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB वॉज इक्वल टू KB इंटू M, है ना। ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला, जस्ट उसको I यानी वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ना। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अभी तीसरा लिखेंगे, डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। इसका फॉर्मूला क्या था, हमने जो डिराइव किया, KF इंटू M। ये फॉर्मूला भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे, so it is I इंटू KF इंटू M। एंड द लास्ट फॉर्मूला वॉज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या था, पाई इज इक्वल टू M इंटू R इंटू T, है ना। अभी वेंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा I इंटू M इंटू R इंटू T, दैट्स इट। क्या किया है, सभी प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज को जस्ट I से मल्टीप्लाई किया है, I यानी कि वेंटॉफ फैक्टर। इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला आता है द वेंटॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में, ये है अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेयर I क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आपने इसके पहले ही केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड, है ना। सो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, I is a Van't-Hoff factor. I is a Van't-Hoff factor and N is a number of moles of the particles. ठीक है, N is the number of moles. Okay, so this is how we can relate alpha with the Van't-Hoff factor by this formula. So यहाँ तक जो formulas and all मैंने yes, so ये जो formula है alpha is equal to I-1 divided by N-1. Okay,
वी कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो यहाँ तक अपने सारे थियोरी पार्ट is completed on the solutions and colligative properties chapter. Each and every formula derivation I have explained to you. ये सारे फॉर्मूला अगर करोगे, ये सारे डेरिवेशंस अगर करोगे, विल डेफिनेटली स्कोर अ वेरी गुड मार्क इन योर एग्जाम. कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस करते हैं, फ्यू ऑफ देम आर फ्रॉम द पास्ट ईयर MSTCET क्वेश्चन पेपर्स, फ्यू ऑफ देम आर न्यू क्वेश्चंस. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ दिस. The solution of non-volatile solute has boiling point elevation 0.5 Kelvin. Calculate molality of the solution. Kb is given. Okay. So हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M बराबर. KB नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन, क्योंकि वेंटो फैक्टर नहीं दिया. देखिए देयरफॉर हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोलालिटी. मोलालिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन KB बराबर. देयरफॉर मोलालिटी इज इक्वल, डेल्टा TB कितना दिया है 0.5, KB कितना दिया है 2.40. ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे. सो मोलालिटी विल बी इक्वल टू, सो इट इज 5 इंटू 10 पावर -1 डिवाइडेड बाई इट इज 2.4 इंटू 2.4 ओनली, है ना. सो अपना आंसर देखिए, अपना आंसर शुड बी समवॉट नियर टू 2, है ना, बिकॉज 2.4 की जगह मैंने 2.5 लिया. सो इट इज 25 2 ज़ा 50, है ना. सो अपना आंसर 0.2 की आसपास होना चाहिए. सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0.21 मोल पर kg, है ना, 0.21 मोल पर kg. सो देयरफॉर ऑप्शन C is a correct answer for this question. Let's see the next question. Calculate the cryoscopic constant of solvent when 2.5 gram of solute is dissolved in 35 gram of solvent, lowers the freezing point by 3 Kelvin. Molar mass of solute is 117 gram per mole. ठीक है. सो अब हमको यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करना है, M2 का, है ना. सो M2 इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने से आई विल राइट डाउन. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बराबर डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, है ना. ये था फॉर्मूला. इसको M2 में कन्वर्ट करेंगे. देयरफॉर M2 इज इक्वल टू, है ना, M2 इज इक्वल टू डेल्टा TF नीचे आएगा, KF इंटू W2, सॉरी यहाँ पे KF पूछा है ना. सो KF में कन्वर्ट करेंगे. सो KF इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000, है ना. KF पूछा है तो KF के लिए फॉर्मूला कन्वर्ट किया. देयरफॉर KF इज इक्वल टू डेल्टा TF कितना दिया है 3 इंटू M2 मोलार मास कितना दिया है 117 इंटू W1 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इट इज 35 डिवाइडेड बाय W2 यानी वेट ऑफ सोल्यूट इट इज 2.5 इंटू 1000. इसको आप सॉल्व करोगे. सो यू गेट द आंसर 3 इंटू 117 इंटू 35 divided by 2.5. So it is 4.914 Kelvin kg mole inverse. So option D is a correct answer for this question. Let's see the next question. Calculate molar mass of non-volatile solute. If a solution containing 0.35 gram solute in 100 gram of water has a boiling point elevation of 0.0 Kelvin, Kb is given, है ना. So Kb का फार्मूला यूज करेंगे. देखिए क्या था फार्मूला, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2. यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, मोलार मास. देयरफॉर मोलार मास का फॉर्मूला हो जाएगा
Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1, है ना. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. सो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू Kb कितना है देखिए 0.50 इंटू W2 यानी वेट ऑफ सोल्यूट है 0.35 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB कितना दिया है 0.01 इंटू W1 कितना है 100, है ना. देखिए 100 ग्राम ऑफ वाटर. सो इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करेंगे ना. देखिए M2 इज इक्वल टू 0.50 की जगह आई विल राइट डाउन 5. तो इट विल बी 5 इंटू 10 पावर -1. 35 की 0.35 की जगह आई विल राइट डाउन 3.5 इंटू 10 पावर -1 1000. तो यहाँ पे देखिए दीज 2 zeros विल बी कैंसल्ड आउट. तो इट इज़ 10 पावर 1 और ये जो 0.01 है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर +2, है ना. सो इसको सॉल्व करने के बाद देयरफॉर M2 इज इक्वल टू, ठीक है. सो देखिए 3.5 इंटू 5 यानी 3.5 इंटू 5 विल बी 17.5 बराबर. तो 17.5 इंटू अभी देखिए 10 पावर -1 और +2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 10 पावर +1. सो M2 विल बी इक्वल टू 175 ग्राम पर मोल, है ना. यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन 1 मोलार सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज, ठीक है. तो 1 मोलार सोल्यूशन है, इसमें 0.5 मोल्स आर द सोल्यूट. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg बराबर, ठीक है. सो देखिए यहाँ पे मोलालिटी W1 पूछा है ना. सो W1 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलालिटी. सो W1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 और मोलालिटी क्या है 1 है ना. सो इट इज इक्वल टू 0.5 kg ऑफ द सॉल्वेंट, है ना. 0.5 kg ऑफ द सॉल्वेंट हो गया. अभी ऑप्शन में देखिए ml एंड ग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 0.5 इंटू 1000 ग्राम यानी इट इज इक्वल टू 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना. 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये मैंने आपको बताया था मोलालिटी, क्योंकि उसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना. वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इंडिपेंडेंट वेर एज वॉल्यूम मोलारिटी नॉर्मेलिटी इनमें वॉल्यूम आता है. so therefore they are temperature dependent. Only independent is molality small m. Which one of the following has a behaves nearly as a ideal? Benzene and toluene. देखिए benzene toluene both are the aromatic organic solvents. They do not interact with each other, zero interaction, therefore they behave nearly as an ideal solution, whereas other three shows the deviation from the Raoult's law. Which of the following statements regarding ideal solutions is false? Ideal के बारे में false solution. Ideal solutions obey Raoult's law under all conditions of temperature. ये सही statement है ना. false ढूंढना है. There will be some change in the volume on mixing of component, that is delta V mixing is not 0. ये गलत है. Ideal के लिए delta V should be equal to 0, यानी option B is a false statement. बाकी भी change चेक करते हैं. There will be no change in the enthalpy, यानी delta H mixing is, ये सही है, and delta V mixing is also 0. So option A, C, D are correct. Option B ये false statement है, that's why that is the correct answer for this question. What are the properties arising due to varying concentrations of solute in a given solvent irrespective of the nature of the solvent with respect to the solvent? तो यानी कि नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर पे डिपेंड करेगा ऐसी प्रॉपर्टीज को
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ स्पेसिफिकली गवर्न्स द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी RLVP इन द सॉल्यूशंस। RLVP क्या है? RLVP इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें वेपर प्रेशर आता है। वेपर प्रेशर का लॉ कौन सा है? राउल्स लॉ। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो इसी के साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस खत्म होते हैं फॉर द चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स related to this chapter, solutions and colligative properties. If you have any doubt related to this, please let me know and do write it in the chat. So यहीं पे हम लोग conclude करते हैं. Thank you so much. Bye bye and take care.